जय श्री राम दोस्तों, आज की कहानी में आप सबका दिल से स्वागत है। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहू के अत्याचारों से अपने परिवार को बचाने के लिए बूढ़े ससुर ने अपनी जान ले ली। कहते हैं एक औरत ही घर की लक्ष्मी होती है। वह चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और चाहे तो नर्क बना सकती है। घर में नई बहू के गृह प्रवेश में खुशी का माहौल था। शांता जी ने बहू से कहा, आओ बहू, नए घर में तुम्हारा स्वागत है। अब तुम आकर इस घर की सारी जिम्मेदारी संभालो और मुझे काम से फ्री कर दो। खेलने के लिए एक पोता दे दो। पीछे से पुरुषोत्तम भी बोले, हाँ बहू, अब अपना घर और अपनी जिम्मेदारी खुद ही संभालो और हम दोनों को इन सारी जिम्मेदारियों से मुक्त करो। वे दोनों कुछ और बोलते इससे पहले ही रेखा घर में कलश को गिराते हुए बोली, सासू माँ, मैं कोई बाजार से खरीद कर लाई हुई नौकरानी नहीं हूँ कि जिसके जो मन में आया ऑर्डर करेगा कि खाना बना लो, कपड़े धो लो, झाड़ू लगा लो, बर्तन मांज लो। मैं ये सारे काम नहीं करूँगी। मैं कोई आप लोगों की खरीदी हुई नौकरानी नहीं हूँ। समझे तुम दोनों, मैं कुछ नहीं करूँगी। मैंने नौकरानी बनने के लिए शादी नहीं की थी। आगे कदम बढ़ाते हुए अपने सास ससुर से बोली, और हाँ पापा जी, मेरा मतलब है ससुर जी, मैं कोई तुम्हारी पुरानी पेंशन की योजना नहीं हूँ जो तुम्हारी जिम्मेदारी ख़त्म करेगी। तुमने तो पूरी टीम बुला ली है, इतने सारे लोगों को बुला रखा है। रेखा रिश्तेदारों की तरफ देखकर बोली, तुम सब मेरी शक्ल की तरफ क्या देख रहे हो? कोई काम धंधा नहीं है क्या तुम लोगों के पास? नई बहू का ऐसा बर्ताव देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। शांता जी ने पुरुषोत्तम जी से कहा, ये कैसी बात कर रही है आप सबसे नई बहू? अभी रुकिए, मैं बात करती हूँ इससे। पुरुषोत्तम जी ने कांता जी को समझाते हुए बोले, अपना घर छोड़कर आई है इसीलिए थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई है। तुम कुछ मत कहना, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह शांता जी ने बहू से कहा, बहू, मैंने सारी सब्जी काट दी है, तुम अपने स्वाद के अनुसार सब्जी बनाकर हम सबको खिला देना। रेखा ने सब्जी उठाई और रसोई में जाकर सब्जी बनाने लगी। तो शांता जी ने सोचा पुरुषोत्तम जी ठीक ही कह रहे थे, शायद अपना घर छोड़कर आई है इसीलिए घबराकर ये सारी बातें कर दी होंगी। ये सारी बातें सोच ही रही थी कि रेखा ने सब्जी के बर्तन में सारे मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी का डिब्बा खोलकर पलट दिया। अरे बहू, ये क्या कर रही हो? तुम्हें खाना नहीं बनाना था तो मुझे कह देती, मैं खाना बना लेती। रेखा ने कहा, बुढ़िया, मैंने कहा था ना कि मैं तेरी कोई नौकरानी नहीं हूँ। मैं कोई काम नहीं करूँगी। तेरी अकल में कुछ घुसा या नहीं घुसा, या फिर से तुझको समझाऊं? लगता है दोनों बुढ़े बुढ़ियों को देर से समझ में आता है। बहू का ऐसा व्यवहार देखकर शांता जी अचंभित रह गई। उन्हें क्या पता था कि यह तो बस अभी शुरुआत थी। आगे आगे उन सब को न जाने क्या और कुछ देखना बाकी था। अगली सुबह जब पुरुषोत्तम जी बाहर गार्डन में बैठे हुए थे, तभी उन्हें अंदर से गिलास गिरने की आवाज़ आई। बेचारे सीधे स्वभाव के पुरुषोत्तम जी अंदर अपने बेटे के कमरे में गए तो जाकर देखा कांच का गिलास टूटा हुआ पड़ा है। उन्हें क्या पता था यह सब उनकी बहू की साजिश थी। उन्हें गलत साबित करने के लिए उसने ये सब किया था। बेचारे जैसे ही कमरे में आए, बहू अपने बाथरूम से निकली और बोली, बुढ़े, तुझे शर्म नहीं आती? अपनी बेटी जैसी बहू को नहाते हुए देखने के लिए आया? उन्होंने कहा, नहीं बहू, मैं तो गिरने की आवाज़ सुनकर अंदर आया था। रेखा बोली, चुप कर बुढ़े, तुझे तो मुझे अपना ससुर कहते हुए भी शर्म आ रही है। रुक, मैं अभी शोर मचाती हूँ, देख तेरी इज्जत की कैसे धज्जियाँ उड़ाती हूँ। बहू का शोर सुनकर शांता जी भी वहाँ पर आ गई। पुरुषोत्तम जी बोले, नहीं बहू, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तू कहे तो पैर भी पड़ता हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। रेखा बोली, अच्छा बुढ़े, चल तो मेरे पैर छू।
अपना पैर पुरुषोत्तम जी की तरफ बढ़ाते हुए बोली। बेचारे पुरुषोत्तम जी घर में कलेश न हो इसकी वजह से रेखा के पैरों को छूने लगे। बेचारी शांता जी से ये सब कुछ देखा नहीं जा रहा था। बहू की सारी जाति वे सिर्फ अपने बेटे की वजह से सह रहे थे। इतना कुछ करने के बाद भी रेखा का मन नहीं भरा। वे बोली, यह तो मेरी माफ़ी हुई, अब मेरे कमरे में बिना पूछे आने की अलग सज़ा मिलेगी तुझे। चल जल्दी से शुरू हो जा, कान पकड़कर उठक बैठक लगाना शुरू कर। बेचारी क्या करते, घर में लड़ाई झगड़ा ना हो इसीलिए रोते रोते बहू की हर बात मान रहे थे। उन्होंने सोचा कम से कम बहू बेटे के साथ तो ठीक होगी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अनिल की हालत उनसे भी ज़्यादा खराब होगी। शाम को जब अनिल ऑफिस से आया तो बोला, माँ पापा आप इस शादी से खुश तो हैं ना? दोनों ने झूठी हंसी दिखाते हुए कहा, हाँ बेटा हम बहुत खुश हैं। अनिल तुम हाथ मुंह धोकर आ जाओ बेटा, मैं खाना लगा देती हूँ। माँ रेखा कहाँ है? बेटा वह तो अपने कमरे में ही रहती है और हम भी उसे डिस्टर्ब नहीं करते। रेखा सीढ़ियों से उतरती हुई ये सारी बातें सुन लेती है और बोलती है, मेरी बुराई करके तुम दोनों का पेट भर गया हो तो खाना दोगे या कोई मुझे? जब देखो मेरे खिलाफ अपने बेटे के कान भरती रहती हो। अनिल तुम मेरा खाना कमरे में लेकर आ जाना। शांता जी ने कहा, बेटा अनिल बहू का खाना तू कमरे में ही ले जा। शांता जी ने बहू की थाली लगाते हुए बोला। अनिल ने ले जाकर खाना बेड पर रख दिया और कहा, खाना खा लो, ज़्यादा बोलकर तुम्हारी एनर्जी वेस्ट हो गई होगी। रेखा बोली, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। हाँ मेरी माँ ने जो बनाया है, अच्छा क्यों नहीं होगा? अनिल ने कहा। रेखा गुस्से में बोली, क्या माँ की रट लगा कर रखे हो? मैं भी तो अपना घर छोड़ कर आई हूँ। बुढ़िया और बुढ़े के अलावा तुम्हें कुछ और नहीं दिखाई देता? अनिल ने गुस्से से कहा, बहुत हो गई तुम्हारी बदमाशी, खबरदार जो मेरे माँ पापा के बारे में कुछ भी बोला तो। अनिल की बातें सुनकर रेखा भी गुस्से में आ गई। अगर ज़्यादा चूट चपाट की ना तो तुम्हें तलाक दे दूंगी और सारे मोहल्ले में तुम्हें बदनाम कर दूंगी। यह कहते हुए धक्के मारकर उसने अनिल को कमरे से बाहर निकाल दिया। रेखा के धक्के की वजह से सुमित सीढ़ियों से नीचे गिर गया। शांता जी ने बोला, बेटा अनिल तुम ठीक तो हो ना? माँ आप फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ, मेरा पैर फिसल गया था। माँ मैं अभी आता हूँ, यह कहकर अनिल बाहर चला गया। अब उसके माता पिता सोचने लगे, हमारा बेटा इस शादी से खुश तो है या नहीं, कहीं वह हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहा। शांता जी अनिल की चिंता करते हुए बोली। अगली सुबह बाहर से आवाज़ आई, ससुर जी, ओ ससुर जी। पुरुषोत्तम जी की आवाज़ सुनकर बाहर आए तो देखा रेखा ऑटो से कुछ सामान लेकर आई है। रेखा पुरुषोत्तम जी से बोली, चलो जल्दी से ये सामान उतार लो, वरना अपने बेटे से मेरी चुगली करोगे कि मैं कुछ काम नहीं करती। सामान बहुत भारी था जिसे उठाते हुए बेचारे पुरुषोत्तम जी की कमर में दर्द हो रहा था। ऑटो वाले ने उनकी उम्र का लिहाज करते हुए बोला, अंकल जी मैं मदद कर देता हूँ। रेखा ऑटो वाले से बोली, तुमने सामान उतारने का ठेका ले रखा है क्या? ससुर जी की ओर देखते हुए बोली, तुम क्या मेरा मुंह देख रहे हो, जल्दी से सारा सामान उतारो। बेचारे पुरुषोत्तम जी क्या करते, जल्दी से फिर सारा सामान उतारने लगे। तभी वहाँ पर शांता जी भी आ गई और वह भी पुरुषोत्तम जी की मदद करने लगी। तभी रेखा ने शांता जी के पैर में अपना जानबूझकर पैर अड़ा दिया, जिससे शांता जी गिर गई और उनको चोट लग गई। डॉक्टर ने उन्हें 1 महीने बेड रेस्ट करने की सलाह दी। इधर घर पर रेखा के माता पिता भी आए हुए थे, तो वे डॉक्टर की बात सुनकर बोले, अब यह क्या नई मुसीबत है, अब यह 1 महीने बेड रेस्ट करेंगी तो घर का काम कौन करेगा? रेखा के पिताजी ने कहा, पुरुषोत्तम जी हैं ना, वह घर के सारे काम कर लेंगे, लेकिन मेरी बेटी कोई काम नहीं करेगी। अनिल कुछ कहता इससे पहले ही पुरुषोत्तम जी ने उसको रोक दिया।
बेचारे जिस उम्र में उनको आराम करना चाहिए था, उस उम्र में वह घर के सारे काम कर रहे थे। झाड़ू, पोंछा, बर्तन, कपड़े, घर के सारे काम, यहाँ तक कि खाना बनाने का भी काम पुरुषोत्तम जी ही कर रहे थे। खाना बनाने के बाद थाली लगाकर बहू के कमरे में खाना पहुंचाकर भी आते थे। इतना करने के बाद भी बहू खरी खोटी सुनाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। एक दिन पुरुषोत्तम जी पोंछा लगा रहे थे, तभी अनिल आ गया। उसने अपने पिताजी की ऐसी हालत देखकर बैग रखते हुए कहा, पिताजी आप बैठो, यह काम मैं करता हूँ। इतने में ही रेखा बाहर से आई और गंदी चप्पलों से सारे घर में घूम रही थी। जब अनिल ने उसकी तरफ देखा तो बोली, क्या देख रहे हो, पोंछा लगाओ पोंछा। अनिल को फिर से पुरुषोत्तम जी ने रोक दिया कुछ भी कहने से। उधर रेखा के माँ बाप उसको डांटने की जगह उसे उल्टी सीधी शिक्षा दे रहे थे। अगली सुबह पुरुषोत्तम जी, शांता जी और अनिल बैठे हुए थे। तभी रेखा ने वहां आकर अपनी सास के पैर छुए तो सब एकदम से चौंक गए। वह बोली, यह लो प्रॉपर्टी के पेपर, इन पर अपने सिग्नेचर करो। आज से ये सारी प्रॉपर्टी मेरी है। अनिल ने कहा, पिताजी हरगिज सिग्नेचर नहीं करेंगे। रेखा ने कहा, बुढ़े सुनाई नहीं देता मैंने क्या कहा, सिग्नेचर करता है या नहीं। पुरुषोत्तम जी ने सब इनकार कर दिया। रेखा ने उन्हें एक जोरदार थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठा लिया। अनिल ने रेखा का हाथ पकड़ते हुए कहा, बहुत हो चुकी तेरी बदमाशी, निकल मेरे घर से। अनिल ने घसीट कर उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया। तब रेखा ने उसे धमकी देते हुए कहा, अनिल तुम्हें ये थप्पड़ और मेरी बेइज्जती बहुत महंगी पड़ेगी। मैं तुझे और तेरे घर वालों को बदनाम कर दूंगी। अनिल ने कहा, जा तुझे जो करना है सो कर ले, जो होगा सो देखा जाएगा। अगली सुबह दरवाजे पर बहुत शोर मच रहा था। अनिल अनिल बाहर निकलो, क्या घर में चोरों की तरह छुपकर बैठे हुए हो। रेखा का पिता बाहर दरवाजे पर खड़े होकर चिल्ला रहा था। शोर सुनकर वे तीनों लोग अंदर से बाहर आ गए। पुरुषोत्तम जी ने कहा, क्या हुआ भाई साहब, तुमने मेरी बेटी को मार पीट कर घर से भगाया, ऊपर से तुम सब लोग नौकरों की तरह मेरी बेटी से काम कराते हो, अत्याचार करते हो। इतना शोर सुनकर सारे आस पड़ोसी इकट्ठे हो गए। हद तो तब पार हो गई तब रेखा के पिता ने उसके ससुर को पकड़कर थप्पड़ मारा। रेखा की माँ बोली, इसने एक औरत का अपमान किया है, इसको एक औरत ही सजा देगी। अनिल को 4-5 लोगों ने पकड़ लिया। वह चीखता चिल्लाता रहा, छोड़ दो मेरे पापा को, पर किसी ने भी उसकी एक ना सुनी। रेखा के पिताजी ने पुरुषोत्तम जी को दे दनादन दे चप्पल से मारना शुरू कर दिया। इतने में भी उनका मन नहीं भरा। इसके बाद लात, घूसा और थप्पड़ से रेखा की माँ ने उन्हें मारा। सब लोग माँ खड़े होकर सिर्फ तमाशा देख रहे थे, किसी ने भी कुछ नहीं किया। रेखा के पिताजी ने कहा, मेरी बेटी इसी घर में रहेगी, आज के बाद कोई उससे कुछ नहीं कहेगा। इस बेइज्जती को पुरुषोत्तम जी सहन नहीं कर पाए। यह सब देखकर तीनों बहुत रोए। रेखा बोली, देख लो अनिल, मैंने तुझे पहले ही कहा था, मेरी बेइज्जती तुम लोगों को महंगी पड़ेगी। रोते हुए मन ही मन उस घड़ी को अनिल कोस रहा था जब उसकी शादी रेखा से हुई थी। ऐसे ही रोते झींकते रात हुई और फिर जो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। रात को सबके सो जाने के बाद पुरुषोत्तम जी, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इतनी इज्जत कमाई, आज उनकी बहू के झूठे आरोपों ने 1 मिनट में सब मिट्टी में मिला दिया। वे अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाए और मिट्टी का तेल डालकर खुद में आग लगा दी। शायद पुरुषोत्तम जी भी जानते थे कि रेखा से उनके परिवार का पीछा छुड़ाने का कोई तरीका नहीं है। जैसे ही चीख पुकार हुई, अनिल और शांता जी तुरंत उन्हें लेकर हॉस्पिटल भागे, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुबह तक अनिल और शांता जी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। तभी वहाँ रेखा आई और बोली,
जिसको जाना था वह चला गया। मेरे सर में बहुत ज़ोर का दर्द हो रहा है। चल उठ बुढ़िया, मेरे लिए एक कप चाय बना दे, और हाँ, भूख बहुत ज़ोरों की लग रही है, थोड़ा खाना भी बना देना। तभी पुलिस वहां आई और अपने ससुर को आत्महत्या करने पर मजबूर करने के लिए रेखा को जेल ले आई। रेखा ने पुलिस वाले से कहा, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मेरी वजह से हुआ है यह सब? तब अनिल ने उसे वह चिट्ठी दिखाई जिसे मरने से पहले पुरुषोत्तम जी ने लिख कर गए थे। चिट्ठी में लिखा था, शांता, मुझे माफ़ कर देना। 7 जन्मों का वादा करने के बाद भी मैं तुम्हें आज छोड़कर जा रहा हूँ। हम तो बहू को बेटी बनाकर घर लाए थे। उसकी छोटी बड़ी सारी गलती ये सोचकर माफ़ करते रहे कि अपना घर छोड़कर आई है। मैंने ज़िंदगी में जितनी भी इज्जत कमाई, आज मेरी सारी इज्जत चली गई। मैं जानता हूँ कि शायद हम सब इससे कभी छुटकारा नहीं पा सकते, पर शायद मेरी मौत से तुम और अनिल इसके अत्याचार से आज़ाद हो जाओ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। तुम्हारा पुरुषोत्तम। दोस्तों, पुरुषोत्तम जी की मौत से अनिल और शांता जी की रेखा से छुटकारा तो मिल गया। रेखा को जेल भी हो गई, पर क्या पुरुषोत्तम जी की मौत के अलावा कोई और रास्ता नहीं था? अगर पहले ही पुरुषोत्तम जी और शांता अनिल ने रेखा के खिलाफ कोई एक्शन लिया होता तो आज ये दिन नहीं आता और पुरुषोत्तम जी उनके बीच में जिंदा होते। दोस्तों, हर छोटे बड़े जुल्म के खिलाफ हमें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। रिश्तों का लिहाज कर कभी कभी हम अपने और अपने परिवार के साथ बहुत बुरा करते हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ कहने की ज़रूरत नहीं है, लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। पास में लगी घंटी को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे हम जब भी कोई नई कहानी डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का दिल से धन्यवाद।